नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ आज एक खास मेहमान है। चलिए आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूं और साथ ही साथ हम सफर भी रहे हैं, कब, कैसे, कहां, और आज मौजूदा जो हालात हैं देश और दुनिया के, उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करा दूं। आप हैं भरत मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है भरत जी आपका। हम लोगों ने शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की मुंबई में। एक न्यूज चैनल में हम दोनों ने साथ काम किया, तकरीबन 10 साल। उसके बाद रास्ते अलग हुए। आप पत्रकारिता से राजनीति की तरफ बढ़ गए। जनसंपर्क का काम था पत्रकारिता में भी, तो वही सोशल वर्क है, वही करते रहे और आज भी वही सोशल वर्क कर रहे हैं। और मेरे बारे में तो आपको पता है कि मैं अभिनय की तरफ चला गया था। कितना फर्क महसूस करते हैं आप भरत जी पत्रकारिता से इधर राजनीति की तरफ जब आप आए तो? देखिए, फर्क तो बहुत बड़ा फर्क होता है। राजनीति और पत्रकारिता अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वो जो खाही थी जो फर्क वाली, हाँ, वो जो हमारे आपके जमाने वाली पत्रकारिता थी, हाँ, वो पत्रकारिता अब रही नहीं। तो हम लोग कभी कभी ये सोच के अपने दिल को दिलासा दे लेते हैं कि यार अब हमारे लायक पत्रकारिता नहीं बची, इसलिए हमने सही टाइम पे अपना ट्रैक चेंज कर लिया। हाँ। पर निश्चित तौर पर पत्रकारिता एक ऐसी चीज है। एक आप तो मेरे साथ रहते थे, आपसे मेरी कितनी बार मतलब झगड़े वाली स्थिति आ जाती थी। बिल्कुल। आप तब मुझे क्या कहते थे कि मुझे देखिए, मैं बताऊं कि आम जो जनजीवन है, आम व्यक्ति है, उनमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ सालों में चलती है। वो क्या कहते हैं कि हम अगले साल अपने बेटे की शादी करेंगे। फिर और उनसे कुछ जो स्मार्ट आते हैं, उनका जीवन महीनों में चलता है। वो बोलते हैं मैं ये काम अगले महीने करूंगा। फिर और कुछ लोग जो आते हैं, कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, वो दिन में आती है, हफ्ते में, कि मैं इस दिन करूंगा। फिर जो उनसे आते हैं वो घंटों में आते हैं। फिर जो और स्मार्ट होते हैं वो मिनटों में। लेकिन पत्रकार की लाइफ सेकंडों में चलती है। आप क्या बोलते थे भरत जी, 30 सेकंड से ऊपर एक आदमी का वाइट नहीं जाना चाहिए। हम सेकंडों वाली लाइफ, पत्रकारिता की लाइफ सेकंडों वाली है, और आम लाइफ को आप जैसा समझिए सालों वाली। अगले साल चुनाव है, ये है वो ये फर्क आ गया। और हालांकि बहुत बहुत सारे उतार चढ़ाव इसमें, जिस फील्ड में भी आप जाएं। हालांकि अगर बात करने की कहें तो घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग जब किसी मुद्दे पर बात करते थे, लाइव जाते थे। कभी आप स्टूडियो में होते थे, मैं फील्ड में होता था, कभी आप फील्ड में होते थे, मैं स्टूडियो में होता था, और घंटों हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे। अब जो जीवन हो गया, अब जो जिंदगी हो गई है, अब जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया, इसमें क्या क्या फर्क महसूस करते हैं? ये संचार क्रांति है। और इसमें आज आपको, अभी मेरी आपकी बात जब आप कैमरा हो रही थी तो आपने कहा कि मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैंने कहा मैंने भी टीवी देखना बंद कर दिया। वो ये इसी की वजह से हुआ, डिजिटल की वजह से। ये मेरा फोन है, मैं अभी जो चाहूँ मैं उसमें उठा के देख सकता हूँ। अब ये जो है, ये एक जगह की चीज नहीं बची कि रिमोट लेके देखना है टीवी में, अब ये रिपीट आएगा तभी देखना है टीवी में। वो वाला जमाना गया। डिजिटल का जमाना अपनी तरफ से एक तरह से संचार क्रांति है, लेकिन ये कब तक ट्रैक पे रहेगा? ये बेलगाम घोड़ा भी है। अब ये इलाहाबादिया वाला जो करतूत है, रणबीर इलाहाबादिया वाली करतूत, इनके ऊपर नियंत्रण, जो नियंत्रण हमारा आपका क्या था। मुझे एक बार याद है कि एक नेता ने मुझे कहा कि यार मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ भरत जी, मेरे को ये स्टोरी, मेरी एक बार इंटरव्यू ले लीजिए। मेरा भी बहुत मन आया कि मैं इसका इंटरव्यू ले लूँ। उसके लिए उसने मुझको, मैं आज ऑन कैमरा बोलता हूँ कि मैं पत्रकार नहीं, उसके लिए उसने बाकायदा मुझे लालच भी दिया कि भरत जी कुछ ले भी लो, लेकिन मेरा ये डाल दो। लेकिन मैं उसका इंटरव्यू नहीं ले पाया। उसका कारण क्या था कि अभी मैं जाऊंगा तो अशरफ करीम बैठे हैं टेबल पर और वो देखेंगे, बोलेंगे महाराज ये क्या ले आए, उठा ले आए आप, ये हमारे लायक है नहीं। एक जो डर था, एक डिसिप्लिन थी। रिपोर्टर को पता है क्या, आप लोगों ने तो कितनी बार हम लोगों के साथ किया। एक गलती के पीछे क्या होता था, गाड़ी छीन लेते थे, घर पे बैठा दे, ऑफिस में बैठा।
अब वो चीज डिजिटल के अंदर नहीं है। डिजिटल के अंदर एक सेल्फ अनुशासन अगर रहे, और सेल्फ अनुशासन के अंदर कानून और सामाजिकता जो हमारी है, उसके ताने बाने के बीच में अगर डिजिटल क्रांति आगे बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि एक तरफ से बेलगाम घोड़ा भी है, इसको कंट्रोल कौन करे। वो किसी भी चीज का दोनों पहलू होता है कि आप पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है। तो चलिए, आपने दोनों ही पहलू बता दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। किस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या मतलब राजनीति में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं पत्रकारिता में 2018 में मैं परेशान हो गया सहारा समय में। सहारा इंडिया परिवार में मैं रिपोर्टर रहा बहुत 14 साल तक मेरा सफर। लेकिन चूंकि सहारा की अपनी परिस्थितियां इंटरनल कुछ गड़बड़ हो रही थी, और वो जो जिस तरह से पूरे मीडिया को, बहुत बड़ा मीडिया संस्थान था उनके पास, उनसे बड़ा मीडिया संस्थान नहीं था किसी के पास। उनकी जो मशीनें थी, जो उनके, हमको याद, मशीनों के अलावा प्रिंट उनके पास, हाँ सब कुछ था उनके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मतलब एंटरटेनमेंट भी था, बिल्कुल बिल्कुल, और न्यूज चैनल भी था, फिल्म प्रोडक्शन हाउस से बड़ी दूर की सोच के साथ वो आए थे। जो आए थे वो बड़ी दूर की सोच पे आए। पर अब मैं ये किसका दोस्त था तो वो डाउन हुए, तो इस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से उनकी चीजें गड़बड़ाने लगी। अब उनकी चीजें गड़बड़ाने लगी तो सहारा वाले को माई भी प्यारा और दाई भी प्यारा, हमारे यूपी में एक कहावत है कि भाई तुमको हम नौकरी से नहीं निकालेंगे। लेकिन बदले में क्या करने लगे, कभी भरतपुर चले जाओ, कभी नोएडा चले जाओ, ट्रांसफर शुरू कर दिया। रहा मैं यही, मैं जब पत्रकारिता में भी था तो मैंने इस शहर को पकड़ा था। इस शहर की हालत बहुत खराब थी। जब मैं यहाँ पे पत्रकारिता में आया था तो यहाँ केवल भाई हुआ करते थे। मीरा भाईंदर में सिर्फ भाई हुआ करते थे। और मुझे, जब मैं आया तो मुझे कई लोगों ने डराया कि यहाँ कुछ ज्यादा मत करना, नहीं तो किसी को ऐसे मार दिया, किसी को ऐसे मार दिया। बहरहाल मैंने इसको शुरू से चाहा था, और अच्छी बात यह है कि शहर ने मुझे उसी तरह का प्रतिसाद भी दिया। अब यहाँ की तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिर पत्रकारिता में सब मुझे जमा नहीं आ गए, तो मैंने सोचा कि अब पत्रकारिता को छोड़ दिया जाए। और छोड़ने के बाद कुछ, मैं तब तक ब्लैंक था, लेकिन मैं एक चीज़ पे फिक्स हो गया था कि मैं छोड़ दूंगा नौकरी। पर मैं आगे क्या करूंगा ये मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच ही नहीं पाया था। एकाएक एक दिन बीच में हमारे यहाँ के अभी के भी वर्तमान MLA हैं नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत बढ़िया बोलते भी हो, आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है, आप राजनीति में आ जाओ। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 2018 में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं प्रभाग समिति का सदस्य मनोनीत नगर सेवक की वो पदवी होती है, मैं जो वो पद पे आया। फिर यहाँ का जिला मीडिया प्रभारी भी का पद भी मुझे मिला। तमाम तरह की छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ यहीं पे मिलती गई, और धीरे धीरे यहाँ तक आ गई। तो मतलब एंजॉय कर रहे हैं आप? देखिए, एंजॉय की चीज ही नहीं है। अच्छा। और या तो एक बात ये कहूँ बहुत ईमानदारी से कि अभी तक मैं उस काबिल बना नहीं। अच्छा। एंजॉय के लिए एक स्टेटस तो चाहिए। मेरे पास कोई मंत्री पद नहीं है, कोई MLA का पद नहीं। एक कार्यकर्ता अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में, अपने वार्ड में जितना एंजॉय कर सकता है उतना एंजॉय करेगा। बाकी एंजॉयमेंट का जो जहाँ तक वो नहीं, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि देखिए, पत्रकारिता में जब थे तो बड़े बोझ के साथ, अभी आप बता ही रहे थे, भाग दौड़ ये जिंदगी में लगा हुआ था, लेकिन एंजॉय कर रहे थे उसको। हाँ, एंजॉय किया, उसको जिया। और जब बदलाव आया, हालांकि मैंने पहले ही कहा कि जनसंपर्क वाला काम उसमें भी वही था। दिन भर आप लोगों के बीच हैं, उनकी परेशानियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी परेशानी हल करने का ही काम होता है। तो खैर चलिए, आप अभी तो पद तो मिलेगा, चुनाव लड़ने का कुछ इरादा? देखिए, चुनाव अभी आएंगे, महानगर पालिका के चुनाव लड़ने का मेरा इरादा भी है। अच्छा। लेकिन मैं एक बात फिर से, आप आज मेरे बहुत पुराने पत्रकार मित्र हैं, और मैं कोई राजनीतिक दबाव या किसी तरह की नेता के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। एक जो 100% खरा पत्रकार होगा, 100%, वो कभी राजनीतिक बन नहीं पाए। क्योंकि जब कभी एक अपनी पार्टी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, पार्टी की अपनी लाइन होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, हम लोगों का दोष क्या है कि हम लोग उसको भी वहां पत्रकार की नजर से देखते हैं। और अगर कुछ दाया बाया हुआ तो हम लगे चिल्लाने, अरे ये ऐसा थोड़े ना होता है, ये ऐसा होता है।
और राजनीति में क्या होता है अशरफ जी, राजनीति में राजनीतिज्ञों को उनके आजू बाजू में लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिसके ना आंख हो, न कान हो, न मुंह हो, यस मैन हो, खड़ा रहे, उनकी बातों को सुने, आगे बढ़े, तब तो चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से मैं पत्रकार होने के बाद आंख नाक कान तो मेरे खुले ही हैं, कभी कभी मैं दांत भी का इस्तेमाल कर देता हूँ। तो राजनीति में ये तमाम चीजें हैं, और मेरा आज भी ये मानना है कि 100% पत्रकार 100% राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता। मतलब आप डिस्करेज कर रहे हैं? नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मैं आपको गिना सकता हूँ, कुमार विश्वास को देख लो कहाँ पहुंचा दिया। कुमार विश्वास के अंदर और कितने पत्रकारों के, मैं नाम राजीव शुक्ला को ले लो, जो पत्रकार थे, अच्छा खासा अपना शो चलाते थे, तमाम चीजें एक लिमिटेड दायरे तक। मैंने क्या कहा कि एक 100% खरा पत्रकार 100% राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, होगा अच्छा 10%, 20%, 25%, इसी तरह से जो कृपा पात्रों की जो सीटें हैं, जो जिस तरह की मनोनीत सदस्य राज्यसभा, विधान परिषद, वहां तक तो ठीक है। बाकी जो कोर जिसको कहते हैं, वो राजनीति हम नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि हमारी जो शुरुआती दौर की ट्रेनिंग थी, मैंने 30 साल पत्रकारिता किया था। बिल्कुल। अब 30 साल की पत्रकारिता के बाद अगर मैं 10 साल की राजनीति करने आया हूँ, तो आप बताइए वो 30 साल तो मेरे ऊपर भारी ही रहेगा। बिल्कुल। या तो 30 साल और मैं करूं तो बैलेंस हो, तो 30 साल तो मेरे पास समय नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं कभी भी जिंदगी में 100% राजनीतिज्ञ नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना 100% पत्रकारिता छोड़ ही नहीं पाया। अभी भी कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा लेवल था। मैं कितने दिन हो गए मुझे, 5-7 साल, लेकिन इतनी गहरी छाप मीरा भाईंदर के शहर के लोगों के अंदर मैंने पत्रकारिता की डाली कि जहां मैं जाता हूं वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते राजनीतिक के रूप में। वो बोलते आइए पत्रकार महोदय, फिर वो लगते हैं कहानी बताने की, आपने ये वाली स्टोरी इतनी अच्छी की थी, ये वाली स्टोरी अच्छी थी, तो वो मुझे ले जाते हैं बार बार वापस। राजनीति में कोई भी एक आदमी मुझे आज तक कहने नहीं आया, अरे भरत जी वाह वाह वाह, आपने राजनीति में तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बढ़िया काम। हालांकि मैंने उछल कूद की, ऐसा नहीं कि मैं उछल कूद नहीं करता, मैंने कोशिश की उनके पैटर्न को फॉलो करने के लिए, लेकिन उनके पैटर्न को फॉलो करने के बाद फिर भाई ये नतीजे पे पहुंचा कि एक खरा पत्रकार 100% पत्रकार कभी भी 100% उसकी एक वजह मुझे ये भी समझ में आती है कि पत्रकार जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। राजनीति में फंसाए रखना ये बहुत बड़ा काम है, मतलब उसको इन्वॉल्व रखना लोगों को किसी भी समस्या को लेकर या किसी भी इसको लेकर, वो शायद एक पत्रकार नहीं कर पाता, वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है। मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए फाइनल ईयर में था और एक सब्जेक्ट था मेरा डिफेंस। अच्छा। डिफेंस मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट था। तो जो डिफेंस को हमको पढ़ाने आते थे, तो उन्होंने एक बार एक सवाल पूछा हम लोगों से कि अगर तुम में से कुछ बड़ा अधिकारी कोई बन जाता है और जगह पर कोई बहुत बड़ी स्थिति आ जाती है, बहुत बड़ा क्राउड खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी हल्ला गुल्ला तमाम तरह की चीजें करना शुरू कर देता है, तो आप क्या करोगे? आपके पास पुलिस भी रहेगी, लाठीचार्ज करने की भी पावर रहेगी, गोली चार्ज करने का पावर रहेगा, आपके पास गाड़ी रहेगी, बैठ के भाग जाने का भी तरीका रहेगा, नहीं करोगे क्या? तो सब ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया, लेकिन बाद में जवाब उनका जो था कि इस तरह की चीज़ों में सिर्फ एक बात यही होती है कि शांत हो जाओ, हम समिति बनाएंगे, जांच करेंगे और समिति जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई। समिति रिपोर्ट कितनी सौंपती है इन पे आप जानते हो। तो हमारा क्या था, हमको सोल्यूशन चाहिए था। जब हम क्राउड में गिरते थे, जब हमको क्राउड में, आप भी कई बार, मतलब हमारे तो कई साथी मार भी खाए, लेकिन हम लोग अच्छे थे कि कभी कभी एक आध पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं ज्यादा नहीं पढ़े हमको। तो जब हमारा क्या था, हम उसी क्राउड के बीच में घुस के सोल्यूशन चाहते, हम अपने सवालों को दागते थे, हम भागते नहीं थे, हम समिति बनाने की बात भी नहीं करते थे, हमको जो मिलता था हम उससे वही बात करते थे। तो राजनीति का, फिर एक बात मैं कहूंगा, मैं राजनीति को गलत नहीं कहता हूँ, कभी नहीं कहता, लेकिन ये बात पैटर्न की है। उनका पैटर्न एकदम अलग है, हमारा पैटर्न एकदम अलग है। अब मैं वहां से आ गया, इन विचारों का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे ढोया अभी तक, कम से कम आगे भी ढो पाएंगे या नहीं ढो पाएंगे, या मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और मैं आज आपसे बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ, मुझे कभी इस तरह की बातें करने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर पत्रकारिता और राजनीति ये बहुत
अलग है और उसके लिए दो तरह के दिमाग चाहिए, दो तरह की सोच चाहिए। एक सोच कभी क्लियर नहीं करेगी और एक सोच को, एक चीज राजनीति में क्या है, आप छुपाने के पीछे पड़े हो कि किसी भी चीज को मुट्ठी बंद करके छुपाओ। और मेरी आदत क्या थी, यही मिट्टी में उंगली डाल के खोलने की, यही सच निकालने की कोशिश मैं करता था। यही तो पत्रकार का काम होता था कि वो अंदर घुस के देख ले कि क्या है। अब अगर मैं उनकी मुट्ठी बंद में जाके वो तो बोले कि दूर उधर तो मुझे बोलते कि है, तो मुझे फिर एक झटका लगता है कि यार मैं पत्रकार नहीं बचा, मैं तो, ये तो मेरे साहब हैं, ये तो मेरे बॉस हैं, ये तो मेरे नेता है, ये जो कहेंगे वो करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, तभी पार्टी में हूँ। लेकिन बार बार हम लोगों से ये गलतियां होती हैं कि कोई एक आदमी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा आदमी उसको उघाड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों अपनी अपनी ताकत से लगते हैं नेताओं के बीच में या कुछ उस तरह की चीजों में। वो किसी चीज को, अच्छा वो उनकी अपनी मजबूरी भी होती। आज मान लो कहीं पे कुछ बड़ी घटना घट गई, अभी मैं यहाँ पे बोल दूं आज की ये इतनी बड़ी घटना घटे, ये इसमें 50 लोग मर गए, स्थिति बिगड़ जाएगी। वो बोलेंगे ही नहीं कि 50 लोग मर गए हैं, वो बोलेंगे रुको अभी गिन रहे हैं, अभी पता कर रहे हैं। और जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आएगा, अगर आप कहोगे तो रिवर होगा, फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सब चीजें सर जी चलती रहती हैं। राजनीति एक अपना अलग विधा है, पत्रकारिता एक अलग विधा है। राजनीति में सब कुछ छुपाने की कला चाहिए, सब कुछ हजम करने की कला चाहिए, गाली सुनने की भी कला चाहिए। पत्रकार को कोई गाली देगा, खड़ा कर देगा, हंगामा वहीं रास्ते पे खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ेगा भाई पत्रकार का अपमान हुआ, इसके लिए माफी, लेकिन नहीं होता है। लेकिन गिरते स्तर को भी, जैसी शुरुआत आपने वहीं से की कि अब जो है कोई भी राह चलते डिजिटल मीडिया का मतलब अनुशासन नहीं है और वो सारी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अभी बचा है या प्रिंट मीडिया बचा है, उन पे भी बहुत आरोप लग रहा है। यानी हम आप तो हैं ही पत्रकार, उसी बिरादरी के, तो हमारे ऊपर भी ये लग रहा है कि हम भी किसी न किसी साहब के साथ लग गए। हाँ, और वही बोलते हैं जो साहब बोलते हैं। जैसे राजनीति में आपने कहा कि भाई साहब ने कहा दिन है तो कहना है दिन है, लेकिन एक पत्रकार है तो बोलेंगे नहीं साहब रात है तो रात है, आप कैसे कह रहे हैं दिन है। तो ये, लेकिन अब शायद पत्रकारिता में भी वैसा हो गया कि नहीं साहब ने बोल दिया है रात है तो रात बोलना है, ऐसा लग रहा है। जब मैं एक सारा समय से पहले मैं एक इन टाइम चैनल था, बहुत धुआंधार चैनल हुआ करता था, उस पर मैं नाइट विजिट का एक सरप्राइज विजिट का एक प्रोग्राम करता था, किसी भी बार में घुस जाने का, कहीं भी घुस जाने का, कुछ भी करने। उसके बाद में जब सहारा में आया तो भी मुझे याद है, जब तक मैंने अपनी सहारा में नौकरी की, रिपोर्टिंग की है, मुझे रात शाम को बोला जाता था कि डे प्लान बताइए आप, आपका डे प्लान कल का क्या होगा। तो मैं आपसे कहता था कि मैं कल धारावी जाऊंगा, धारावी रीडेवलपमेंट को लेके तमाम तरह की बाबू भाई यादव वगैरह जो है पुराने लोग जो थे अपने, वो सब आंदोलन कर रहे हैं, मैं जाऊंगा आंदोलन का, उनको कवर करूंगा। ओके, कितने बजे गाड़ी चाहिए, कितने बजे गाड़ी चाहिए। मेरी गाड़ी मुझे मिल जाती थी, मेरा कैमरामैन मुझे मिल जाता था, मेरा अटेंडेंट मिल जाता था और मैं पहुंच जाता था। मेरे पास ये अधिकार था कि मैं वहां की परिस्थिति को, धारावी की परिस्थिति को देख कर खुद रिपोर्टिंग करता था। बिल्कुल लाइव पे मैं बताता था कि मैं ये यहाँ से ये मैंने देखा है। आज क्या हो गया, आज आपकी जब गाड़ी मिलती है तो साथ में लिखी हुई स्क्रिप्ट मिलती है कि आपको यही सवाल करने हैं, वहां आपको यही पूछना है। अगर आप एक नेताजी के घर पे, किसी बड़े आदमी के घर पे आपको भेजा गया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने तो खैर उनकी बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज थी, उनकी जो हालत हुई थी वो मैं नहीं जानता। आज आप गए, अगर उनके ऊपर ये फोटो लगी, आपने पूछ दिया कि भाई ये फोटो बड़ी बढ़िया लगाया है आपने, तो बोलेंगे और आप बाहर निकले तो आपके मालिक को फोन जाएगा कि यार ये रिपोर्टर में ज्यादा दिमाग है, वो फोटो को पूछ रहा था। आज रिपोर्टर कहाँ बचा, वो तो तोता है, वो तो तोता है। उसको स्क्रिप्ट लिख के कौन दे रहा है, जो डेस्क पे बैठा है। उसने कभी अब अगर आप मुझे जबरदस्ती हाथ में बांध के और मुझे माइक दे के वहां बोलोगे कि तुमको यही बोलना है, तो ये रिपोर्टिंग तो बची नहीं। अब ये आ गई है रिपोर्टिंग। अगर आपको अब इस पैटर्न में उनके
जैसे राजनीति का अपने एक पैटर्न हुआ करता था और पत्रकारिता का कोई पैटर्न, पत्रकारिता का पैटर्न था जाओ ढूंढो खोदो निकालो और सत्य को लाओ। एग्जैक्टली। लेकिन अभी अभी ये नहीं है। अभी एजेंसियां आ गई हैं, एनआई आ गई है, आईएनएस आ गया है, तमाम चीजें आ गई हैं। रिपोर्टरों को बोल दिया गया कि आप आग लगे तो लाइन में जाना। हाँ, बाकी सब चीजें फीड आ रही हैं। अभी क्या बचा, क्यों लोग चले गए बाहर न्यूज चैनलों से? उसका कारण यही है कि जनता सब जानती है। और दूसरी बात है, फिर प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जब तक आप शाम को खबर बताओगे तब तक व्हाट्सएप पे मेरे पास आ चुकी होगी। आपका ये खबर, आपका ये चैनल आता है, चैनल उस तक पहुंचा देगा गोरेगांव में आग लगी, और आपको वो तामझाम करके ब्रेकिंग करना। और आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक आधा मिनट दोगे, लेकिन वो जो यूट्यूबर है ना, उसने वहां सब कुछ दिखा दिया है। अब वो आज की तारीख में तो डिजिटल मीडिया पे ये है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि हमास ने या इजराइल ने बम फेंका है, अभी वो गिरा नहीं है, एयर में, और विजुअल आपके पास आ गया, आपके पास आ गया। और तो ये और उसके बाद बम गिरा, फटा, वो भी आ गया, वो भी आ तो गया। जब तक आप न्यूज आए तो वो बात तो सही है। लेकिन मैं जो कह रहा था, मैं दूसरे इसमें, आपने हालांकि जवाब दे दिया उसका, कि हम निकलते थे और जो देखते थे, जो समझते थे, वही लाके देते थे, वो हम लाके देते थे, वो हम पहुंचाते थे। आज क्या है कि आप देखो और समझो मत, नहीं, जो हम आपसे कह रहे हैं वो आप बता दो, वो करके ले आओ। हाँ, वो करके ले आओ। या आप जब कहीं खड़े होंगे तो आप एक लाइन लेके खड़े होंगे, और वो लाइन चैनल निर्धारित करता है, आप नहीं निर्धारित करोगे। अभी आपको नौकरी का, अभी वो एक धारावी की ही बात याद आई मुझे। एक दिन एक आदमी, अभी वो सलाम काजी करके एक रिपोर्टर, हाँ, उनका एक दिन मुझे फोन आया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आज थोड़ा कार्रवाई होने वाली है और पुलिस और बिल्डर की मिली भगत है, हाँ, तो आप आएंगे क्या? देखिए, इतना बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी बिल्डर की कार्रवाई और पुलिस की मिली भगत की खबर उसने दी, और मैंने अपने ऑफिस में किसी को नहीं बताया कि इतनी बड़ी खबर मैं कवर करने जा रहा हूँ, और किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मैंने यही कहा कि मैं धारावी जा रहा हूँ, धारावी में कुछ आज उत्पात होने वाला है, मुझे गाड़ी दे दी गई। मैं गाड़ी के पास कैमरा मैन को मैंने कहा तो कैमरा लगा के चुपचाप गाड़ी में बैठे रहना, देखेंगे। उतने में वहां का जो सीनियर पीआई था, उसने एक लेडी का बाल पकड़ा और बाल पकड़ के खींचते हुए लेके गया, और मैंने, हमारे कैमरे ने उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैं वहां से जैसे आया और जैसे मैंने उसको अनेर किया, हिल गए, अच्छे बिल्डर हिल गए, अच्छे सब लोग हिल, लेकिन मुझे मेरे चैनल से शाबाशी मिली। बिल्कुल, मतलब इस तरह की चीजें मुझे शाबाशी मिली। और आज क्या हो जाता है, आज वो रिपोर्टर की साइड अगर मैं बात करूं, वो रिपोर्टर अगर कुछ ज्यादा भी करेगा ना, तो सीधी सी बात है, कह देना पैसा मांग रहा था, हाँ, लेटर थमा देंगे उसे, खत्म, जवाब दीजिए और जाइए। आज सुबह अगर मिनिस्टर के राजनीति में अगर ये है कि आज कुर्सी है कल भरोसा नहीं, तो साहब आज पत्रकारिता में भी यही हाल है। आज तो है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी ये नहीं। और अगर आप लाइन से हटे तो आप तो ये खतरा बहुत रहेगा, लेकिन अगर आप लाइन पे चलते रहे तो हो सकता है कि आप 10 साल तक और चले जाए। भाई हमको क्या है, आपने, हम तो नौकर बन गए, पत्रकारिता नहीं बची। अब बाइट मास्टर, बाइट कलेक्टर घूमते मिलेंगे आपको, कहीं से भी बाइट आ जाता है, कहीं से भी ट्रांसफर हो जाता है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, और अब पत्रकारिता ने की भी पूरी तस्वीर ही बदल दी। डिजिटल के आ जाने के बाद पूरी तस्वीर बदल दी, और जिस तरह से धीरे धीरे बड़े मीडिया समूहों को जिसके ऊपर जिस तरह से आरोप लगने शुरू हुए। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं पत्रकार था, मैं पत्रकार नहीं, हमारी आपके बीच उस पे बात ही नहीं। आज उनके ऊपर जिस तरह की लाइनें लेने लगे या जिस तरह की बातें करने लगे, उसको लेके मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब मैं कभी फेसबुक में, तो लोग मीडिया को दलाल मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं, तमाम तरह की गालियां देते हैं मुझे। मैं बताऊं, अब मुझे लगता है कि डायरेक्ट गाली मुझे आ रही। कई बार मैं फेसबुक में मैं लोगों से भिड़ जाता हूँ कि तुम मीडिया को क्या जानते हो, तुम पत्रकारों को क्या जानते हो, तो बदले में मुझे 4 गाली खानी पड़ती है कि तुम क्या जानते हो, अभी तुम क्या जानते हो। तो विश्वसनीयता की जो कमी आई है, विश्वसनीयता की जो हम चैनलों की, बड़ी चैनलों की खबरों की विश्वसनीयता की जो कमी आई है, वो निश्चित तौर पर अच्छा संकेत नहीं है बड़े मीडिया के लिए। और वही कारण है कि आज डिजिटल मीडिया पे एक तो नो कट है।
वो कट नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप वो कट करके उसको एक फ्रेम में बिठाएंगे। हम लोग क्या करते थे, खबर लाते थे डायरेक्ट, नो कट खबर जाती ही नहीं थी, उसकी हाँ। एडिटिंग होती थी। हाँ बिल्कुल। उस ये ये तो उसमें नहीं, अनकट है, जैसे हमारे आपके बीच बात हो रही है, एक नॉर्मल सी बात है। और अनकट ही पसंद आएगी। हाँ, ये हम उठा के डाल देंगे। क्योंकि लोगों को ये हो गया है कि जो बड़े मीडिया है वो बिना कट के ला ही नहीं सकते आपके पास। लेकिन आप जब अनकट लेके जाते हो तो यही पसंद है उनको। और आजकल सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो बाप दादाओं के जमाने में जब हमारे दादा वगैरह रहते थे तो रेडियो कान पे लगाते हाँ, रेडियो सुनते थे। रेडियो कान पे लगाते थे, क्योंकि उनको खबरों से प्यार था। फिर कुछ दिन बाद अखबारों का जमाना आया, फिर एक टीवी का दौर भी आया। केवल खबरों की दुनिया का व्यूअरशिप सबसे ज्यादा था, बिल्कुल सबसे ज्यादा था। आज तक आधा घंटा दूरदर्शन पे आता था, या तो नलिनी सिंह का एक तिरछी आंख करके आती थी। नहीं, वो तो दौर हम लोगों ने अपने बचपन, हम उम्र है हम लोग तब एक क्रेज था। दूरदर्शन जो था, हाँ, उस पे प्रादेशिक समाचार बैठते थे लोग इंतजार करके, तो वो आधे घंटे का आता था। हाँ। बाद में तो चल के जब रेवोल्यूशन आया तो न्यूज चैनल ही बन गए बहुत सारे। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब शुरू में पत्रकारिता करने आया था, मैं जब एक केबल चैनल में था, इन टाइम जिसका नाम था। हाँ। उस वक्त कोई चैनल नहीं था, आज तक आता था, आधा घंटा दूरदर्शन पे स्लॉट लिया था। उस वक्त तक प्राइवेटाइजेशन तो हुआ ही नहीं था, और ये सब चीजें नहीं थी। हाँ। लेकिन तब क्या था कि उस आधा घंटा की खबर को देखने के लिए हमारे पिताजी, हमारे दादा और वो बड़े साइलेंट होकर बैठते थे, समय निकालते थे कि अभी थोड़ा रुको, ज्यादा नाटक, हल्ला गुल्ला मत करना, खबर देख लेने दो। और आज साहब रिमोट को आधा मिनट नहीं लगता देखने में, बदल दे। अरे क्या बोला, क्योंकि मालूम है ये लाइन वही चलेगी, यही 10 बार चलेगा, यही 15 बार रिपीट होगा, इसी बात पे केजरीवाल हार गए। एक लाइन की बात है, केजरीवाल हार गए। हाँ। अब केजरीवाल हार गए, क्यों हार गए, कैसे हार गए, ये क्या हुआ, वो क्या हम लोग का टाइम होता तो पूरा उसके ऊपर जो है रिसर्च चल रहा होता। क्यों हारा, कहाँ से हारा, कैसे हारा, इसके पीछे की वजह क्या। क्योंकि जब केजरीवाल का नाम लिया आपने, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, मैं तो कवर करने रालेगंज सिटी जाके 15 दिन रहा था मैं। उस वक्त तक तो हम लोग थे। जब शुरुआती दौर में अन्ना हजारे मुंबई आए, आजाद मैदान में, जलगांव के जो उनके मंत्री थे जैन, उनके खिलाफ ये अन्ना हजारे ने एक तंबू इधर गाड़ा और जैन साहब ने एक तंबू इधर गाड़ा। अब ये पत्रकारों के लिए मजेदार बात हो गई कि कोई अन्ना को कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं गया, बजाज साहब हमारे हैं, राजीव बजाज साहब, वो गवाही है इस बात के, उनके बड़ा अच्छा शो वगैरह उनका चलता है अभी भी। अच्छा। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि साहब ये अन्ना हजारे एक है और राजेंद्र जैन के खिलाफ बैठे हैं और वो मंत्री है, उसके खिलाफ बढ़ गए, तो एक दिन आपके शो में ले आऊं क्या उनको? तो बोले यार बेटा कौन अन्ना, ठीक है ले आओ। अन्ना हजारे को पहली बार मैं लेके आया था राजीव बजाज जी के शो में, और फिर वो जो चला फिर वो बंद हो गया। उनका पहली लड़ाई वहां थी। वो दूसरी बार जब आए थे ये लेके केजरीवाल जी और ये सब आंदोलन वगैरह, तो आजाद मैदान में तो कवरेज के अलावा हम लोग उनके कहीं ना कहीं साथी भी बने थे कभी ना कभी। तो अभी तो उनका जमाना बीत गया, आगे बढ़ गए, फिर नीचे आ गए, फिर कहाँ जाएंगे भगवान जाने उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। मैं तो बड़ा खुश हुआ आपके आने से, क्योंकि वैसे अगर किसी जगह पे मैं बात करने जाऊं तो मुझे इजाजत की जरूरत पड़ेगी। आपने इजाजत दी है कि नहीं, लेकिन आज आपके बीच में न तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत पड़ी, और ना मैं जो जिस तरह से मैं बोलता हूँ, जिस तरह से मैंने बात किया, ना मैंने कभी अपने शब्दों में किसी भी तरह की कोई बनावटीपन नहीं रखा, और आपसे दिल खोल के बात किया। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।